गाज़ा से खबर आ रही है। जो इज़राइल के आर्मी चीफ़ है हाजी हलीवी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये चीज़ कही है कि ये जो लड़ाई है ये कई महीने तक चल सकती है आगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो लड़ाई है ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो चलाई और रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। तो इसके साथ साथ हम जो साउथ गाज़ा और जो सेंट्रल गाज़ा है उसको भी हम अपने ऑपरेशन में आने वाले जो चरण है उसमें हमारा ध्यान इन दो इलाकों में रहेगा। उन्होंने आगे ये कहा है कि हम हमास के जो लीडर हैं उन तक पहुंचेंगे, चाहे हमको हफ्ता लगे या महीना लगे, हम उनको पकड़ के ही रहेंगे। और हमारा जो जब तक ये लड़ाई चलेगी और उसमें हमारा जो खास तौर में हमारी जिम्मेदारी है, हम उसकी ज़िम्मेदारी को भी निभाएंगे। साथ तौर में जो हमसे उम्मीद की जा रही है कि जो हमारे 100 हॉस्टेजेस इस समय हमास के पास है, तो हम उनको छुड़ाने के लिए भी ये कार्रवाई कर रहे हैं। बात की जाए तो इस समय जो यूएन है, यूएन ने एक स्पेशल कोऑर्डिनेटर उसने इस्टेब्लिश कर दिया है। और ये जो इस महिला का नाम है सिरगी कैग, ये नीदरलैंड की है और ये अब यूएन की कोऑर्डिनेटर है गाज़ा में। जितनी भी सप्लाईज़ गाज़ा में आएगी तो ये महिला उसका कोऑर्डिनेट करेगी। अभी लगभग एक हफ्ते पहले यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें गाज़ा के लोगों को अनलिमिटेड सप्लाई देने की बात की गई थी। तो उसी की कड़ी में ये कल ये जो महिला इसको या इसकी पोस्ट में इसकी पोस्ट इसको मिल चुकी है। और अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो महिला का ये जो काम है काफ़ी मुश्किलों से भरा होगा, क्योंकि इसराइल अभी तक जितनी भी सप्लाई गाज़ा में जा रही है उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी इसराइल के पास है। तो क्या जो इसराइल है इस महिला को परमिशन देगा, वो ये एक अपने बात सवाल सामने है इस समय। और ये अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा कि ये महिला का जो काम है वो कितने वो बढ़िया तरीके से कर पाती है, फिर कि इसराइल उसको रोकने की कोशिश करता है या नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हम। अभी गाज़ा से खबर आ रही है कि गाज़ा के जो टेलीकम्युनिकेशन है वो फिर से डाउन हो चुके हैं। मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर लोगों के वो डिसेबल हो चुके हैं। और वजह ये है कि जो यहाँ पर फाइटिंग चल रही है उसके कारण टावर को नुकसान पहुँचा है। तो ये लगभग तीसरी बार है गाज़ा में जब इस तरह से जो मोबाइल नेटवर्क है उनको डाउन होना पड़ा है। इससे पहले अगर देखा जाए तो जब लड़ाई शुरू हो रही थी शुरुआती चरणों में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी ना मिल पाने के कारण ये टावर डाउन हो गए थे। लेकिन अब जो कल खबर आई है उसमें ये पता चला है कि जो इसराइल की सेना है उसने अटैक किया था टावरों के में ऊपर, तब जाके ये नेटवर्क डाउन हो गए। और जो कंपनी है ये मोबाइल नेटवर्क कंपनी है, इसकी पलटेन नाम की है। और इसने कहा है कि ये जो टावर है उसको फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसके लिए। इस तरह के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि जो लड़ाई है ये काफ़ी हमको यहाँ पर मल्टी फ्रंट वार का सामना करना पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि हमारे इसराइल के आस पड़ोस में जितने देश हैं वहाँ से कई जगह से हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है। खास तौर में उन्होंने 7 जगहों का नाम लिया उसने, जैसे कि जो इराक वहाँ से हो रहा है, ईरान से हो रहा है, यमन से हो रहा है, लेबनान से हो रहा है, वेस्ट बैंक से हो रहा है, गाज़ा से हो रहा है। तो इस तरह से सीरिया से हो रहा है। ये जो देश है इनमें कुछ ग्रुप्स हैं जो कि इसराइल को निशाना बना रहे हैं। तो जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि हमने रिस्पॉन्ड किया है, अभी तक जहाँ से हमारे ऊपर हमला किया गया हमने उनको रिस्पॉन्ड में उनके ऊपर भी हमला किया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई है और ये लड़ाई में हमको ये ध्यान देना है कि ये लड़ाई फैले ना, क्योंकि ये जो ग्रुप्स है जो इन देशों के अंदर छुप के इसराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं, अगर ये खुल के लड़ाई में आ जाते तो इसराइल के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। कल के दिन एक इसराइल ने सीरिया के अंदर ईरान का एक रेवोल्यूशनरी गार्ड के एडवाइज़र की हत्या कर ली थी। तो ईरान ने इसकी जिम्मेदारी इसराइल के ऊपर डाली है। हालांकि इसराइल ने अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं किया है। ईरान ने कहा है कि ये जो इसराइल ने हमारे जो
रेवोल्यूशनरी गार्ड के एडवाइज़र, सीनियर एडवाइज़र की जो हत्या की है उसका कीमत इसराइल को चुकानी पड़ेगी। तो ये जो इस तरह से जो इसराइल के आस पड़ोस में जितने देश हैं वहाँ पर ईरान ने कुछ प्रॉक्सी ग्रुप्स रखे गए, जैसे कि जो ये एडवाइज़र क्या था सीरिया में, तो वहाँ पर भी सीरिया से वो अटैक होते रहते हैं इसराइल के ऊपर, और इराक से भी होते रहते हैं। तो इस तरह से जो इसराइल है वो कार्रवाई कर रहा है, जो इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं आने वाले समय में, तो इसराइल पहले ही उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। कल के दिन जो अमेरिका है उसने इराक के अंदर एक जगह में उसने एयर स्ट्राइक की है, जिसमें एक सिपाही मारा गया और 18 लोग घायल हो गए। तो इराक की जो गवर्नमेंट है उसने इसकी कंडमनेशन किया है और कहा है कि ये अमेरिका हमारे जो देश की सोवरेनिटी है उसमें इस तरह से दखल ना दे यहाँ पर। अभी हम देख लेते हैं कि जो इराक का इलाका है वहाँ पर अमेरिका ने कुछ उसने सैनिक अड्डे बना रखे अपने, और वो सैनिक अड्डे में ये जो इराक के अंदर कुछ ग्रुप्स हैं जो कि इसराइल और अमेरिका को निशान बनाते बनाते रहे, तो वो उन्होंने 7 अक्टूबर के बाद से अमेरिका के जो अड्डे हैं उनको भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो अमेरिका ने इसको ही रिस्पॉन्ड करने के लिए कल ये हमला किया था, और अभी तक देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के जो जो उसके सैनिक अड्डे इराक के अंदर, वहाँ पर 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक कई सारे उसमें मिसाइल हमले हो गए। हालांकि अमेरिका ने इसकी तैयारी की रहती है, तो अभी तक अमेरिका के किसी सिपाही को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इलाका, इराक का जो इलाका है वो अमेरिका ने यहाँ पर अपने सैनिक अड्डों को बड़े पैमाने पर बना रखा है, और उसकी कोशिश रहती है यहाँ से कि वो कोऑर्डिनेट कर सके इसराइल के साथ। तो ये जो जिस तरह से इराक के अंदर से ये जो ग्रुप्स अमेरिका को निशाना बनाते रहते हैं, तो इसमें इराक की सरकार भी कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि इराक की सरकार से अलग ये काम करते हैं। हालांकि इराक की सरकार ने कल को स्टेटमेंट में कंडेमनेशन किया अमेरिका की, और कहा है कि अमेरिका को इराक के अंदर ऐसे कोई हमले नहीं करने चाहिए। जबकि अमेरिका ने अपने बचाव में ये कहा है कि ये जो हमला हुआ है कल के दिन, ये हमने रिस्पॉन्ड किया है। इससे एक दिन पहले हमारे ऊपर, हमारे बेस के ऊपर हमला हुआ था, तो हमने उसका रिस्पॉन्ड करने के लिए ये हमला किया है। इसराइल के जिस समय अपोजिशन लीडर है ये लपीड, उन्होंने कल के दिन कहा है कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लेपिड ने इसके अलावा ये भी कहा है कि हमको तुरंत हॉस्टेजेस को छुड़ाना चाहिए, बिना देरी किए हुए हमको हॉस्टेजेस को छुड़ाना चाहिए। ये लपीड लंबे समय से वो नेतन्याहू के विरोधी रहे, और उनके ऊपर हर समय वो प्रेशर बनाने की कोशिश उनकी रहती है। ये लपीड ने पहली बार नहीं है जब उन्होंने नेतन्याहू से ये अपील की है, इससे पहले भी वो कई बार कर चुके हैं। अभी देखा जाए तो नेतन्याहू की जो सरकार है अभी वार कैबिनेट के द्वारा वो सरकार चल रही है, तो देखने को मिला है कि वार कैबिनेट में भी कुछ गुट बनते हुए दिख रहे हैं, जिससे नेतन्याहू की सरकार को संकट की स्थिति में आने वाले समय में हो सकता है उसके ऊपर। फिलहाल तो नेतन्याहू लगता नहीं है कि वो इस्तीफा देने वाले, जैसे कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट में कह रखा है कि अभी जो मेरा पूरा ध्यान है वो लड़ाई के ऊपर है, किस तरह से हम इसराइल ये लड़ाई को जीते। तो फिलहाल जब तक लड़ाई है तब तक तो मुश्किल है कि वो इस्तीफा दे। कल नेतन्याहू ने पार्लियामेंट में जब वो स्पीच दे रहे थे, तो कुछ हॉस्टेजेस की फैमिलीज़ वो उनको हैकल करने लग गई। यानी कि उनको जब वो स्पीच दे रहे थे तो जो ऑडियंस है वो कहने लग गई कि अभी हॉस्टेजेस को छुड़ा के लाओ, अभी छुड़ा के लाओ। तो इस तरह से उन्होंने हैकल किया प्राइम मिनिस्टर को। जब प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच में कहा कि हमको ये लड़ाई आगे जारी रखनी है, कई दिन तक लग सकती है इसमें, तो ये जो ऑडियंस थी उन्होंने फिर बू की आवाज़ निकाली। तो इस तरह से उन्होंने कल के दिन प्राइम मिनिस्टर को हैकल किया, और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऊपर जो ये हॉस्टेजेस की फैमिलीज मेम्बर है वो आरोप लगाती रही है कि ये हॉस्टेज इश्यू को इतना केयरफुली नहीं हैंडल कर रहे हैं। तो जो हॉस्टेजेस हैं वो कह रहे हैं कि जो हॉस्टेजेस को जल्दी छुड़ाना चाहिए, ये उनके फैमिलीज मेम्बर कह रहे हैं। और अभी तक जिस तरह से लगभग 100 से लेकर 120 तक लोग अभी गाजा में अभी
हमास के पास है, तो इनको छुड़ाने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तुरंत इनको छुड़ाना चाहिए सरकार को, चाहे इसके लिए हमास के साथ अगर सीज़ फायर भी करनी पड़े तो भी उसमें सरकार को करनी चाहिए। इंडिया ने 3 नेवी वारशिप को अरब सीम के तरफ लगा दिया, और इसके अलावा उसने एक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट को भी लगाया। तो परसों के दिन खबर मिली थी कि जो इंडियन ओशियन के रास्ते से एक जापान का ऑयल टैंकर निकल रहा था, तो उसके ऊपर ईरान के रास्ते से एक ड्रोन अटैक करके उसमें हिट कर गया उस ऑयल टैंकर में। तो अमेरिका ने ईरान की सरकार में आरोप लगाया कि ईरान का हाथ है इसके ऊपर। ईरान ने कहा है कि हमारा कोई हाथ नहीं है। ये पहली बार हुआ है कि ये जो इस तरह से जो कॉमर्शियल शिप के ऊपर जो अटैक है वो इंडियन ओशियन की तरफ शुरू हो गया है अब, और ये इंडिया के करीब पड़ता है, तो जाहिर सी बात है इंडिया का इंटरेस्ट है यहाँ पर, तो इंडिया को यहाँ पर निगरानी करने के लिए उसने कल के दिन ये डिसीजन लिया कि वो 3 यहाँ पर वारशिप भेज रहा है और एक रिकॉनियस एयरक्राफ्ट भेज रहा है, ताकि यहाँ पर सिक्योर किया जा सके। इससे पहले अगर देखा जाए तो रेड सी वाला इलाका जो बहुत चर्चा में बना हुआ है पिछले हफ्ते से, तो वहाँ पर हाउती कुछ इस तरह से घटना कर रहे हो, जो भी रेड सी के इलाके से जो कॉमर्शियल शिप निकल रही है उनमें वो मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहे हैं। तो कई जो कॉमर्शियल शिप है उन्होंने अब रास्ता भी चेंज कर दिया है, वो साउथ अफ्रीका के रास्ते से निकल रहे, जो कि लंबा पड़ रहा है उन्हें।